तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर 2 है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, माइक्रो का। ठीक, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो मैंने क्या हुआ था, फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैंने बता दिया था कि कंज्यूमर जो होता है मार्केट में वो कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसका कैसा बिहेवियर होता है। हमने क्या डिस्कस किया, डिमांड का। ठीक, तो जब भी कंज्यूमर का बात आएगा इसमें तो क्या बात हो रहा है, डिमांड का। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मार्केट के अंदर क्या होता है, डिमांड का कैसे काम करता है। क्या कंज्यूमर कैसे काम करेगा कि हमारा अगर मान लिया जाए प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस अगर मान लो हाई रहेगा, ठीक है, प्राइस अगर हाई रहता है मार्केट के अंदर, ठीक, तो डिमांड कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे प्राइस मेरा लो होते जाएगा तो मेरा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, डिमांड और प्राइस के बीच में मेरा रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। डिमांड और प्राइस के बीच में मेरा रिलेशन है कैसा, इनवर्स है। क्या, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा, और डिमांड बढ़ अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है? तो मतलब क्या, डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है मेरा, निगेटिव रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है। क्लियर ये चीज? ठीक है, फिर चलो। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई तो क्लियर हो गया कि मैं डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन है। ठीक, अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो मेरा प्राइस, ठीक है, कम रहेगा। अगर मेरा प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड मेरा कम होगा। क्लियर ये बात? हाई प्राइस पे क्या होगा, डिमांड कम होगा, और प्राइस जैसे 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 प्राइस मेरा क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस मेरा डिक्रीज करेगा मेरा डिमांड इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर है? क्लियर? हेलो? तो कंज्यूमर हैड टू डिसाइड हाउ टू स्पेंड हर मनी ऑन डिफरेंट गुड्स। ठीक है, अलग अलग गुड्स के ऊपर कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके पास जो मनी है, ठीक है, उसके पास जो मनी है उसको कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि देखो, मैंने क्या बताया था कि हमारा रिसोर्सेज क्या स्केयर है। ठीक है, उसी टाइप से जो मनी है हमारा क्या है, रिसोर्सेज है, वो भी हमारे पास क्या स्केयर है। ऑन किया है कि नहीं माइक? हाँ, ऑन किया है। हम्म, तो मैंने क्या बताया था कि इकोनॉमी के अंदर मेरा जो प्रॉब्लम होता है किसका चूज करने का, ठीक है, वो क्यों आता है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है। ठीक है, अब क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर है इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। ठीक, अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल मेरे पास, ठीक है, मान लो कि 100 रुपीज है। ठीक है, अब इसमें से मेरे पास चॉइस क्या है कि अगर मान लिया जाए कि मैं 60 का कैडबरी खरीदता हूँ तो मैं सिर्फ 40 का किटकैट खरीद पाऊंगा। क्लियर है? अगर मैं 40 का किटकैट कैडबरी खरीदता हूँ तो 60 का कैडबरी खरीद पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, मैं क्यों चूज करना पड़ेगा, बिकॉज मनी इज ए स्केयर रिसोर्सेज और हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। क्लियर है कि नहीं ये चीज? हेलो? हाँ, तो ऐसे मतलब तकिया वकिया बिछा के सोए मत रहो, रिस्पॉन्स देते रहो। ठीक है, तो चलो। The consumer has to decide how to spend her income on different goods। ठीक है, क्यों? कंज्यूमर को डिसाइड करना पड़ेगा कि अलग अलग गुड्स के ऊपर वो कितना खर्च करे, बिकॉज मनी स्केयर रिसोर्सेज है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्केयर इसलिए क्या है कि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, अब लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इसलिए उसके पास चॉइस का प्रॉब्लम रहेगा। क्लियर? एनी कंज्यूमर विल वांट टू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव हर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब कैसे मान लिया जाए, इस प्राइस लेवल पर देखा जाए तो क्या है कि एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 60-40 का, एक कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 40-60 का, एक क्या बन रहा है, 30-30 का बन रहा है। क्लियर है? ऐसे क्या है कि अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनेगा जो कि उस बजट के अंदर, अपने बजट के अंदर कंज्यूमर खरीद सकता है। क्लियर है? हम्म, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द लाइक्स ऑन द कंज्यूमर एंड व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू पे। मतलब क्या, मार्केट के अंदर कंज्यूमर क्या खरीदेगा, कितना खरीदेगा, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के लाइक्स के ऊपर और उसके बजट के ऊपर, वो कितना अफोर्ड कर सकता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फिर। तो जैसे हमने क्लास 9-10 का पूरा मतलब क्लासेस किया था, ठीक है, तो हम लोग 11-12 का भी पूरा करेंगे, अभी 12 का कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 2। तो यहाँ तक क्लियर है ना? तो व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैंने क्या बताया, क्योंकि क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर या हमारे पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए प्रॉब्लम क्या था, चॉइस का। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमको उसी में से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या खरीदे, कितना खरीदे। ठीक है? क्लियर है?
उसी तरह क्या है कि हमारा इकोनॉमी के अंदर भी क्या है कि हमारे पास ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे वो घर हो चाहे इकोनॉमी हो, कि भैया मेरे पास जो रिसोर्सेज है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ, कितना यूटिलाइज करूँ। ठीक, वही एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 100 रुपए में से मैं कितना का बुक्स खरीदूं, कितना कपड़ा खरीदूं, कितना का ये टॉफी खरीदूं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक, मैं क्या चीज कितना खरीदूंगा टोटली डिपेंड करता है क्या, मेरे टेस्ट के ऊपर कि मेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और प्लस मेरे इनकम के ऊपर। क्लियर है? अब देखते हैं यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यूटिलिटी क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि तो बहुत ज्यादा प्यास लगा है। ठीक है, उस समय क्या होता है, अगर मान लो कि तुमको पानी कोई एक गिलास पानी दे, तो क्या होता है, तुमको बहुत अच्छा लगता है। क्लियर है? क्लियर? अगर मान लो उसके बाद दूसरा गिलास तुम पानी पियो तो अच्छा लगेगा, और उसके कंपेयर में। ठीक है, ऐसे करते करते क्या होगा कि एक लिमिट के बाद 5-6 गिलास पानी पीने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे लिए पानी मतलब पीना नहीं चाहोगे, टाइप से उसका वैल्यू, पानी वैल्यू ना बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, बहुत ज्यादा प्यास लगा है, उस समय पहला गिलास जो पानी होगा उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। लेकिन जितना ज्यादा तुम फिर पानी पियोगी, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, यूटिलिटी एक टाइप से कम होते जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, देखो, कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी दैट ही डिजायर फ्रॉम इट। ठीक है, तो मतलब क्या कि मेनली क्या होता है, हम कोई भी सामान कितना यूज करेंगे वो टोटली डिपेंड करता है हमारा उस चीज से कितना बेनिफिट हमको मिल रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट समझने के लिए ये समझ सकते हैं हम लोग कि किसी भी प्रोडक्ट से जो हमको बेनिफिट मिलता है ना, तो उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, कि हमारा जो नीड होता है ना, वो चीज हमारा नीड सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से यूटिलिटी। ठीक, अगर किसी चीज को हम यूज करते हैं तो वो चीज हमको कितना सेटिस्फाई कर पाता है, उसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल क्या होता है, अब देखो यूटिलिटी जो किसी चीज का होता है वो कोई यूनिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, तुमने एक आम खाया, ठीक ना, तुमको जितना खुशी मिला, हो सकता है उतना खुशी उतना सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं मिला हो, क्योंकि अल्टीमेटली यूटिलिटी जो मेरा डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्या, कि मेरा जो कितना वांट्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, कि मैं कितना सेटिस्फाई हुआ उस चीज को यूज करने के बाद। क्लियर है? तो वही है क्या, डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे मान ली मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि सब एक इंसान जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो सबको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिले। ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रोडक्ट से क्या होता है, अगर मान लो एक प्रोडक्ट को 4 लोग यूज कर रहे हैं, हो सकता है चारों को अलग अलग टाइप का यूटिलिटी मिले, क्योंकि वो इंटरनल कंपोनेंट है, वो डिपेंड करता है इंसान के नीड्स के ऊपर, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट फ्रॉम द कम्युनिटी कैन चेंज विद चेंज इन द प्लेस एंड टाइम। अब क्या होता है, एक इंसान को मान लो कि एक प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रहा है बहुत, मतलब मान लो कि एक इंसान है, ठीक ना, उसको मान लो एक प्रोडक्ट है मेरा एक्सटिक, उससे क्या बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बहुत ज्यादा उसके लिए यूटिलिटी है उस चीज का। लेकिन क्या है कि वो भी उसके लिए भी क्या यूनिवर्सल नहीं रहेगा वो चीज। पहला बात तो क्या, हर इंसान के लिए अगर मान लो एक प्रोडक्ट मान लो एक्स है मेरा, ठीक है, अब क्या है, पहला चीज तो क्या कि मान लो एक्स मेरा इंसान है, 4 इंसान है मेरे। ठीक है, मान लो प्रोडक्ट मेरा एक्स है, उसको यूज करने वाले ए, बी, सी और डी है। ठीक, तो मतलब क्या चारों इंसान को अलग अलग टाइप का यूटिलिटी मिलेगा उससे, क्योंकि यूटिलिटी क्या होता है, मेरा इंटरनल कंपोनेंट होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ए इंसान है, ठीक है, ए इंसान को मान लो यूटिलिटी इससे मिल रहा है 10 यूटिलिटी मिल रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको उस चीज का हमेशा जब भी यूज करेगा तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर समर के मौसम में आइसक्रीम खाते हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन विंटर में आइसक्रीम खाते हो तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्लियर है? अगर समर के मौसम में ठंडा पानी पीते हो तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट वही समर के मौसम, अगर विंटर के मौसम में अगर ठंडा पानी पियोगे तो कोई सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या, एक इंसान जो को ही, ठीक है, अलग अलग एक ही प्रोडक्ट को यूज करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो भी टाइम और प्लेसेस के हिसाब से चेंज करता है। क्लियर है? ठीक है, अब यूटिलिटी जो होता है, यूटिलिटी का लोग मेजर कैसे करते हैं। ठीक, तो आप देखो, हमने क्या बोला कि यूटिलिटी जो होता है वो क्या होता है, एक टाइप से मेरा सेल्फ सेटिस्फाइंग होता है, कि भैया एक इंसान को उस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, अब ये क्योंकि ये इंटरनल कंपोनेंट है, इसलिए हम इसको कोई हम मेथड्स के थ्रू एक टाइप से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक मेथड, एक टाइप से हम लोग इसको मेजर करने के लिए एक तरीका हमने अडॉप्ट किया, क्या कि भैया कि हम लोग यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस मेथड यूज करते हैं। मतलब क्या कि अगर देखा जाए, अगर मान लो कि आपने एक आम खाया, ठीक है, तो पहला आम खाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, भैया 10 में से आपको नंबर देना है। ठीक है,
मतलब उसको नंबर से मेजर करते हैं, ठीक, कि पहला आम खाया तो आपको 10 मतलब यूटिलिटी आपका 100% यूटिलिटी रहा, ठीक है, 10 यूटिलिटी 10 में से 10 रहा। दूसरा आम खाया तो 9 हुआ, ठीक है, तीसरा आम खाया तो 8 हुआ, इस टाइप से होते रहा। तो मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट खाने का क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, विद द अमाउंट वो रिड्यूस करते रहता है। क्लियर है? तो कार्डिनल वाले में क्या होता है, हम लोग यूटिलिटी नापने का एक तरीका क्या है कि उसको हमने नंबर्स में मेजर करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? Cardinal utility analysis assume that level of utility can be expressed in numbers. नंबर में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। अब मेरा दो चीज होता है, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखा जाए, अगर मान लिया जाए कि तुमने यहाँ पर एक आम खाया, तुम्हें 10 यूटिलिटी मिला है, मतलब 10 100% सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, 10 में से 10 तुमने नंबर दिया। दूसरा आम खाया तो तुम्हें मान लो कि 9 मिला, ठीक है। तीसरा आम खाया तो मान लो तुम्हें 8 मिला, ठीक। चौथा आम खाया तो मान लो तुम्हें 7 मिला, ठीक है। चौथा आम खाया तो मान लो तुम्हें 6 मिला, ठीक है। पांचवा आम खाया तो तुम्हें मान लो कि यहाँ पे मिला 3 मिला, ठीक है, यूटिलिटी। क्योंकि नेचुरल से बात है, जबरदस्ती मान लो पानी पी रहे, ठीक है, तो स्टार्टिंग का एक दो ग्लास बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जबरदस्ती और पानी पीना पिलाने लगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद तुम वमिट कर दोगे। क्लियर? तो सेम चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पे होगा, अगर मान लो 5 पीस तुमने खाया, ठीक है, आम, तो अब क्या होगा, पांचों पीस खाने के बाद जो तुमको टोटल यूटिलिटी मिला है आम खाने से, वो तुमने यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। क्लियर? तो वो कहलाएगा मैं टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी यूज करने से तुम्हारी यूटिलिटी में कितना चेंज आया, ठीक है। टोटल का मतलब टोटल हो गया। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आया। जैसे मान लिया तीन तीन आम तुमने यहाँ खाया, एक एक्स्ट्रा यूज खाया यहाँ पर, ठीक है, 4 हुआ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आम कंज्यूम करने के बाद तुम्हारा यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2 चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मेरा 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। समझ में आया मार्जिनल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे ये आने वाला है। मार्जिनल कॉन्सेप्ट ये होता है, एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे या एक एक्स्ट्रा यूज करने पे मेरा क्या चेंज आएगा। क्लियर है? हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी is the total satisfaction derived from the consuming the number given amount of same commodity, ठीक ना। marginal utility या marginal utility is the change in total utility due to consumption of one additional unit of a commodity. clear? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। जो मैंने बताया क्या, कि जैसे जैसे क्या होगा, आप नंबर ऑफ मतलब कमोडिटी एक्स, ठीक ना, जितना ज्यादा आप अमाउंट एक्स का कंज्यूम करोगे, उतना ज्यादा आपका यूटिलिटी रिड्यूस होते रहेगा। क्लियर है? पानी का एग्जांपल ले लो, कि बहुत प्यास लगा, एक गिलास पानी पिया तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा थोड़ा कम अच्छा, ठीक, तीसरा कम अच्छा, ऐसे करते हुए 4-5 गिलास पीने के बाद क्या होगा कि पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। Marginal utility diminishes with the increase in consumption of the commodity. This happens because having obtained some amount of the commodity, the desire of the consumer to have still more of it become weaker. तो क्या होता है कि कंज्यूमर को मान लो बहुत ज्यादा प्यास लगा, तो एक दो ग्लास उसने पानी पी लिया, तो अब क्या होता है, और पानी पीने का डिजायर उसके मन में कम होते रहता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, उसके मन में यूटिलिटी और कम होते रहता है। क्लियर ये चीज? एक सेकेंड। हाँ, देखो, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि तुमने एक गिलास पानी पिया, ठीक है, फिर से समझो, तुमने क्वेश्चन पूछा है तो रिपीट कर देता हूँ मैं। एक गिलास पानी पिया, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन उससे बहुत ज्यादा मिला, ठीक, तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रहा था, तुम्हें किसी ने एक गिलास पानी दिया, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, ठीक, तो तुमने क्या बोला कि भैया मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तुमने ये बोला कि मैं 10 में से 10 देती हूँ, तो अपने यूटिलिटी को तुमने नंबर में मेजर कर दिया। ठीक है। अब नेचुरल सा बात है कि एक गिलास पानी में, क्योंकि तुम्हारा चाहत बहुत ज्यादा था पानी पीने का, तुम्हारा एक गिलास पानी तुमने पिया, वो मिट गया। सेकंड गिलास पीने में तुमको लगा कि काम हो जाए, फिर भी तुमने पी लिया, मिल गया। ठीक है। अब ऐसे करते हैं, मान लो 4 गिलास तुमको पिला दे कोई पानी, तो नेचुरल से बात, एक लिमिट के बाद क्या होगा, तुम्हें और तुम्हारा यूटिलिटी कम से कम निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। तो मेनली होता ये है ना, कि हम किसी प्रोडक्ट का जितना ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं ना, तो उसका यूटिलिटी कम होने लगता है। क्लियर है? अरे इसको समझो ना, सिंपल सा बात है। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास बात करने के लिए का मतलब कोई सोर्स नहीं था। ठीक है। कम बात करते थे वो, मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट का बात यहाँ पे ले लिया, बातचीत करना अगर मान लिया जाए, एक टाइप का कम्युनिटी मेरा हो गया। ठीक है। किसी के साथ बातचीत करना क्या कम्युनिटी हो गया। ठीक है, मान लो।
तो पहले क्या था, लोग कम बात करते थे, कम बात करते थे, इसलिए क्या होता था कि उनके बीच में जब मिलते थे तो बातचीत बहुत होता था। क्लियर है? क्योंकि वहां पर क्या था, जब भी मिलते थे बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, बहुत फ्रेंडली वे में, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करते थे। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे क्या था, कम बात होता था, कम प्रोडक्ट था, इसलिए वहां पे यूटिलिटी हाई था। लेकिन अब क्या हुआ कि 24/7 एक तो मोबाइल है, ठीक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, ये है वो, इतना सोर्सेज हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बात कर बहुत बड़ा बात हो रहा है, तो अब क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रहा है तो बात एक कम्युनिटी हमने यहाँ माना है, तो बात बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब हो क्या रहा है कि बात करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए और बताओ और बताओ और बताओ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो बात करने से जो मेरे को यूटिलिटी मिल रहा था पहले, ठीक ना, तो अब क्या था, अब वो यूटिलिटी मेरा रिड्यूस हो गया है। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर? ठीक है, चलो, हाँ। तो बुकिश एग्जांपल यूज नहीं करना चाहिए, जो एग्जांपल समझ में आए वही चीज यूज करो, ठीक है। एक क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने क्या बताया, जिस प्रोडक्ट का जितना ज्यादा आप यूज करोगे उसका यूटिलिटी उतना ज्यादा रिड्यूस होगा। क्लियर है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या कि पहले क्या था, इंसान के पास कम बात करने के लिए मतलब सोर्सेस था, तो क्या होता, बात वहां पे जब मिलता था बात करने के लिए बहुत कुछ होता था, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे और सोर्सेज आते गया, ठीक है, सोर्सेज आते गया, बात करने का चैनल खुलते गया, तो अब क्या हुआ, वही कि बात करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए क्या हुआ, और बताओ और बताओ और बताओ, तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी मेरा बात करने का रिड्यूस हो गया। क्लियर है? वो एग्जाम्पल ले लिया है पानी वाला, जितना कम हम लोग पानी, जितना ज्यादा पानी पीते रहेंगे, ठीक है, तो मेरा पानी पीने का रिक्वायरमेंट उतना कम होते रहेगा, वो मेरा यूटिलिटी और रिड्यूस होते रहेगा। तो लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट marginal utility from consuming each additional unit of a commodity declines एज इट्स कंजप्शन इंक्रीज। तो जैसे जैसे हमारा कंजप्शन इंक्रीज होगा, उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी होगा वो रिड्यूस होगा। क्लियर है? वाइल कीपिंग कंजप्शन ऑफ अदर कंजप्शन कांस्टेंट। हटाओ ये चीज फिर। क्लियर? तो हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे यहाँ पे डिटेल में, क्योंकि ये हमको क्लास 12 का एग्जाम पास आउट नहीं करना है हमको। मेनली जो सिविल्स के हिसाब से जो जो मेरा यूपीएससी के लिए नीड है, हम खाली वही कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास जब करवाया था क्लास 9 का, तो मैंने वहां पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया था पहले क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे पता था कि वो आज ना कल मतलब पढ़ना ही है हम लोग को, ठीक है, और बिना उसके इकोनॉमिक्स के अंदर समझने में बहुत सारा इश्यू का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैंने वहां पे डील कर दिया था। लेकिन उस समय भले ही वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन उसका फायदा जिन लोगों ने अटेंड किया था उन उसका फायदा अभी मिल रहा होगा उन लोगों को। अब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड। तो मैंने क्या बताया कि डिमांड और में रिलेशन क्या होता है प्राइस का। देखो, डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब क्या कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा। जैसे हमने क्या देखा था, ये चार्ट देख लो, ठीक है, देखो प्राइस हाई है, डिमांड कम है, ये मान लो डिमांड कम। तो नेचुरल सा बात है, अगर मान लिया जाए, ठीक है, अगर मार्केट में आज के रेट में प्याज का रेट अगर मान लो 100 रुपए केजी हो जाता है, तो नेचुरल सा बात है हम 100 ग्राम खरीदेंगे, डिमांड कम लाएंगे। लेकिन अगर मान लो वही प्याज का रेट अगर मार्केट के अंदर मान लिया जाए 60 रुपए हो जाता है, तो 100 ग्राम अगर खरीद रहे तो अब क्या खरीदेंगे, 250 ग्राम खरीद लेंगे, ठीक है। अगर मान लो 40 हो जाता है और रिड्यूस कर 40 हो जाता है, ठीक है, तो 250 ग्राम जो खरीद रहे थे अब हम कितना खरीदेंगे, मान लो आधा किलो खरीदेंगे। अगर मान लो कि 30 रुपए केजी हो जाएगा, तो अब क्या खरीदेंगे, 1 केजी खरीदेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस रिड्यूस कर रहा है, हमारा डिमांड बढ़ रहा है। क्लियर है? तो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड विच इज रिफर्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। ऑलरेडी हमने कर लिया था ये चीज। अब देखते हैं ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी। एक तरीका तो हमने क्या देखा कि भैया मेरे को क्या है कि जिस चीज से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मैंने उसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, नंबर्स में ना एक्सप्रेस करके मैं उसको ऑर्डर वाइज एक्सप्रेस करूँ। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, अगर मैं से ये पूछा जाए कि अगर मान लिया वैसे ये पूछा जाए कि भैया तुमको चॉकलेट में कौन सा पसंद है, ठीक है, तो मैंने ये बताया कि नहीं नहीं, एक काम, कैडबरी जो है मैं उसको प्रेफरेंस 1 नंबर पे रखता हूँ, किटकैट में दूसरे पे रखता हूँ, पर्क में तीसरे पे रखता हूँ, ऐसे करके रखता हूँ। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कैडबरी से मिलने वाला क्या है कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया कि कैडबरी खा के मेरे को 10 हो रहा है, मिल रहा है, किटकैट खा के मेरे को 9 सेटिस्फाइड मिला, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर नहीं दिया। मैंने क्या किया, उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लाइक एग्जाम्पल, किटकैट, आप क्या क्या जरा प्रिपेयर करते हो, क्रिकेट में, किटकैट में या फिर कैडबरी में, तो मैंने बोला कैडबरी। फिर उसके बाद कैडबरी में या पर्क में बोला कि मेरा किटकैट, फिर मेरा पर्क। इससे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे नंबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर वाइज अरेंज कर रहा हूँ अपने प्रेफरेंस को या फिर अपने यूटिलिटी को शो करने के लिए। क्लियर है? ऑडिट,
हाँ एग्जैक्टली, लेकिन रेटिंग का मतलब ये नहीं होता हर टाइम उसको पॉइंट्स दिया जाए, ठीक है, नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाए। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, कोई अगर हमसे पूछता है कि व्हाट डू यू प्रीफर, टी और कॉफी, तो हम यहाँ पे थोड़ी माइंड में सोचते हैं कि नहीं नहीं टी में क्या हो रहा है कि नहीं नहीं मैं टी को पीऊंगा तो मेरे को 10 में से 6 नंबर दूंगा इसको, और कॉफी पीऊंगा तो 8 नंबर दूंगा, तो एक काम करता हूँ मैं कॉफी मंगाता हूँ, इतना सोचते नहीं। हम लोग वहाँ पे क्या सोचते हैं, ऑर्डर वाइज, नहीं दोनों में से मेरे को कौन अच्छा लगता है ज्यादा, तो मैंने वहां बोल दिया कॉफी, ठीक है, या चाय, क्लियर। तो वहां पे हम लोग नंबर में एक्सप्रेस, तो मेरे पास दो तरीका यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने का, पहला तो क्या है कि भैया हम उसको नंबर में एक्सप्रेस करें, दूसरा क्या है हम उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में, ऑर्डर वाइज एक्सप्रेस करें, क्लियर है। we never express utility in the form of number, we can rank various alternative combination in terms of having more or less utility, जो जिसे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा उसको हम टॉप पे रखेंगे, जिससे कम मिलेगा उसको नीचे रखेंगे। A consumer preference over the set of variable bundle can often be represented dramatically, तो ये हमको उतना ग्राफ में नहीं जाना इसलिए उसको छोड़ो। The points representing the bundle, ये हटाओ। तो देखो मैं मेनली क्या बताया कि जैसे मैंने बताया था ना कि मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपए, ठीक है, वही अगर 100 रुपए में तुम्हारा चॉकलेट खाने का मन है, तुमने ये डिसाइड किया कि अरे मैं 10 का कैडबरी खाता हूँ और 90 का किटकैट खाऊंगा, तो ये क्या हो रहा है ये तुम्हारा बजट है, तो तुम्हारे बजट में क्या हो रहा है कि एक ये कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल रहा है गुड्स का, ठीक है, कि तुम 10 कैलोरी खा सकते हो, 90 किटकैट खा सकते हो। उसी टाइप से क्या अगर तुम ये डिसाइड करके मेरे को 30 कैलोरी खाना है, तो तुम 70 किटकैट खा पाओगे, तो ये भी क्या एक टाइप से बंडल ऑफ गुड्स है, तुम्हारे बजट लाइन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बजट 100 का है। उस तरह अगर मान लो कि तुमने ये डिसाइड किया कि अगर मेरे को मान लो कि 20 का, ठीक है, 80 का मान लो कैलोरी खाना है, तो तुम सिर्फ 20 का किटकैट खा पाओगे, तो ये भी तुम्हारा क्या एक बंडल ऑफ गुड्स है तुम्हारा, जो तुम्हारे बजट लाइन के अंदर है, ठीक है। तो यही क्या होता है, अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स जो तुम अफोर्ड कर पाओगे अपने बजट लाइन के अंदर, ठीक, उसी को अल्टीमेटली जब सजाएंगे यहाँ पे इन डिफरेंस कर्व बनता है, लेकिन वो क्लास 12 वालों को पढ़ना है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब ये देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास अगर मान लो कि तुम 10 कैलोरी खा रहे हो, ठीक है, और बाकी का 90 का तुमने किटकैट खा लिया, ठीक। अगर मान लो तुम एक्स्ट्रा एक कैडबरी खाने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि एक दो दो प्रोडक्ट है, ठीक, एक मान लिया जाए कि यहाँ पर एक कैडबरी है जो कि 10 का मिल रहा है, ठीक है, और इधर फिर मान लिया जाए कि इधर मंच है जो कि 5 का मिल रहा है। ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब तुम्हारे पास कितने 100 रुपए है पास में, ठीक, अब ये देखना 100 रुपए अगर पास में है तो, अगर माना तुमने ये डिसाइड किया कि मैं 6 पीस कैडबरी खाऊंगा, तो फिर तुम कितने पीस मंच खा पाओगे, 8 पीस, क्लियर है यहाँ तक। हेलो, हेलो, ठीक है चलो, हाँ। अगर अभी तुम्हारा ये मन हुआ कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा कैडबरी खाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कैडबरी 6 7 कैडबरी खाना चाहता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे 2 मंच का सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तो फिर तुम कितना मंच खा पाओगे, 6 मंच ही खा पाओगे। यहाँ तक ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक एक्स्ट्रा कैलोरी खाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, 2 मंच को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, क्लियर है। तो मतलब क्या है कि तुम्हें एक एक्स्ट्रा कैलोरी पाने के लिए एक कैलोरी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा तुम यूज करें, उसके कारण क्या है, दो क्या मंच को सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसी को क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब एक एक्स्ट्रा पाने के लिए क्या दूसरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन अदर वर्ड्स MRS is simply the rate at which the consumer will substitute बनाना, मतलब वही मैं ये कैडबरी और कितना के लिए सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं फिर, ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्या, मैंने ऑलरेडी बता दिया लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हटाओ ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन है।
हमारे जरूरी नहीं ये चीज। अच्छा, अभी तक डिमांड सप्लाई कर्व में हमने जो क्लास 12 का देख रहे हैं हम लोग, अभी तक हमने क्या देखा, डिमांड कर्व को समझा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हमने यहाँ सिंपली वे में क्या लिया कि डिमांड जो होता है यहाँ पे हमने सिर्फ बहुत ही सिंपल वे में रिलेशन लिया है। क्या डिमांड जो होता है वो किस डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन, की ये प्राइस रहा, ये डिमांड रहा, ठीक है। कि प्राइस हाई रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, जैसे प्राइस रिड्यूस होगा यहाँ डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि मार्केट में ऐसा सिंपल काम नहीं होता है। सिंपल में हमने समझ तो लिया, लेकिन क्या होता है मार्केट के अंदर क्या होता है, कंज्यूमर का जो डिमांड होता है ना, वो सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम एक बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है। सिर्फ प्राइस इफेक्ट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए कि अगर मान लो कि कल को नमक का रेट एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मान लो 100 रुपये हो जाता है, तो सिंपल सा बात है, लोग डिमांड करेंगे, उसका डिमांड सेम ही रहने वाला है उसका, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लो प्याज का रेट अगर 100 रुपये हो जाए, डिमांड सेम नहीं रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं और कुछ भी चीज है जो कि प्राइस के अलावा चीजों को मैटर करता है, उसका डिमांड को इफेक्ट करता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देख लेते हो ऐसा क्या, वो क्या क्या चीज है जिसके ऊपर डिमांड एक टाइप से इफेक्ट करता है या फिर डिमांड को डिपेंड करता है, ठीक। कंज्यूमर हु हैज ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। तो यहाँ सिंपल वे में लिया है, क्या एग्जांपल मान लिया जाए, कैडबरी का और किटकैट का एग्जांपल है, ठीक है। तो पहला चीज तो क्या है, कंज्यूमर के पास क्या है कि बजट लिमिटेड है, या स्केयर रिसोर्सेज है, ठीक। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ही में वांट्स टू कंज्यूम। मतलब कंज्यूमर वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है जो कि उसे चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को कहीं ना कहीं चॉइस करना पड़ेगा, उसे क्या खरीदना और कितना खरीदना है, ठीक है। Given her fixed income and the price of the two goods, the consumer can afford to buy only those bundle which cost her less than or equal to her income। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मान लिया जाए कि घर में किसी ने पैसा दे के, जाओ बच्चा खा लो अपने मन से चॉकलेट, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद मान लो 100 रुपये मिला उसको, ठीक है। अब क्या, 100 रुपये में उसको मान लो किटकैट भी खाना है और कैडबरी भी खाना है। अब वो चाहता है कि मतलब मैं मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा हो, ठीक है, पूरा हो। तो उसके बाद क्या चॉइस है कि पहला चॉइस तो क्या, वो क्या 9 पीस कैडबरी खा, 90 कैडबरी खा सकता है, 90 रुपए का, और 10 का किटकैट, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करते करते 80 20 70 30 ऐसे करते करते फिर यहाँ पे 10 और 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या इस पूरे बंडल में से क्या है कि ये देखो, 9 10 90 10 का क्या था, एक बंडल ऑफ गुड्स था, ठीक है। इससे एक टाइप का सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। फिर 80 20 का एक बंडल ऑफ गुड्स होता है जो कि उसके बजट के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं 10 बंडल ऑफ गुड्स बनेगा यहाँ पर, ठीक। उनमें से क्या है, कंज्यूमर सिर्फ एक ही बंडल खरीद सकता है। क्लियर ये चीज की नहीं, अपने इनकम से? क्लियर है तो ये चीज? आगे देखते हैं फिर। पूरा चीज नहीं देखना हमें, खाली जो जो हमारे सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है खाली वही देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट हम। हाँ, अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, क्या डिमांड करेगा, कितना डिमांड करेगा, ठीक है। वो सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कहीं ना कहीं बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो उसका बजट इनकम लेवल इंक्रीज करता है, तो उसका डिमांड फॉर गुड्स भी इंक्रीज करेगा मेरा, या बजट मान लो डिक्रीज करता है उसका, तो उसका जो डिमांड होगा वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो उस बच्चे के पास 100 रुपये मिला है, ठीक है, तब मान लो 100 रुपये में उसने ये डिसाइड किया है कि मान लो कि मैं 7 पीस कैडबरी खाऊंगा और 3 पीस किटकैट खाऊंगा। लेकिन मान लो कल को उसके पापा ने ये बोला कि नहीं बच्चा, आज से तुम्हारा पॉकेट मनी 150 रुपया, ठीक। तो अब क्या है कि वो एक्स्ट्रा कैडबरी और एक्स्ट्रा वो भी अफोर्ड कर सकता है। क्लियर? लेकिन मान लो कल को उसका अगर इनकम 80 रुपये हो गया, पापा ने उसका 20 रुपये काट लिया, तुमने बदमाश थे तुम्हारा, पे हम काट रहे पेनल्टी, तो अब क्या होगा, उसको चॉइस करके और कम खाना पड़ेगा ये चीज। क्लियर है कि नहीं? तो क्या एक कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, कितना अमाउंट में डिमांड करेगा, वो डिपेंड करता है उसके इनकम लेवल के ऊपर। पहला चीज तो ये क्लियर है कि a set of available bundle depends on the price of the two goods and the income of the consumer। ठीक, तो मतलब क्या, पहला चीज तो क्या कि एक ही कितना डिमांड करेगा, वो डिपेंड करता है क्या, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। क्लियर? और कंज्यूमर के बजट के ऊपर। ये दो चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। The set of available bundles depends on the prices of the two goods and the income of the consumer। When the price of either of the goods or the consumer income changes, the set of available bundles are also likely to change। क्लियर है? हम्म
चलो, तो मतलब क्या वही, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर वही मान लो कि अगर मान लो बजट में चेंज आता है तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। क्लियर है? मतलब क्या अभी तक हमारा जो समझा हमने, हमारे मन में क्लियर क्या है, जो डिमांड होता है किसी प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा और कंज्यूमर के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबका? ठीक है। असर पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा सुमन, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह देते हैं नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए नहीं है ना? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 वालों के बच्चों के लिए। इसलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी का बुक 12th का हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, सिविल से यूपीएससी वालों के लिए, बिकॉज उनके अंदर कॉन्सेप्ट जो होता है लगभग 90% जो चीज होता है हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो मैं वही 10% चीज ही मैं बता रहा हूँ जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काम का है, जो कि हमारे एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो वही मेरा कंज्यूमर कैन चूज हर कंजप्शन बंडल फ्रॉम द बजट सेट, तो उसके बाद जो बजट है, ठीक है, उसमें से उसको चूज करना पड़ेगा कौन सा उसमें फिट आता है। बट ऑन व्हाट बेसिस डज सी चूज हर कंजप्शन बंडल फ्रॉम द वन डाटा अवेलेबल टू हर, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि भैया किस बेसिस पे अगर वो चुनेगा। जैसे मैंने क्या बताया, अगर मान लो उसके पास 100 रुपए है, ठीक है, अगर उस 100 रुपए में से उसको कैडबरी भी खाना है और किटकैट भी खाना है, ठीक, तो पहला चॉइस क्या है कि वो 10 का कैडबरी खा ले और 90 का किटकैट खा ले। ऐसे ही मान लो कि 20, मान लो ऐसे ही 80 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट और भी हमारा बहुत सारा बंडल्स बनेगा। 10 90 है तो इस तरह 20 80 बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बनते रहेगा मेरा, ठीक है। अब ये बात आ रहा है क्या कि अगर मान लो कंज्यूमर चूज कर रहा है कि मेरे को ये लेना है, ठीक है, ये बंडल लेना है, इतना में मेरे पास जो बजट है, या ये लेना है, तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर क्या सोच के वो डिसाइड करेगा मैं ये लूं या चाहे ये लूं, ठीक, वो डिपेंड करेगा उसके यूटिलिटी के ऊपर। कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो आता है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया वो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड करेगा मार्केट के अंदर, वो डिपेंड करता है क्या, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर और कंज्यूमर के इनकम के ऊपर या उसके बजट के ऊपर। क्लियर है? उसके अलावा उसके टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब अगर मान लिया जाए कि उसको ये लगे कि नहीं, अगर 20 रुपए में उस, अगर उसको ये लगे कि भैया 20 रुपए में जो मैं कैडबरी दे रहा है उससे अच्छा तो मैं क्या कि 10 रुपए का मंच खा लूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 10 रुपए का मंच खा लेता हूँ उससे ज्यादा मेरे को फायदा मिलेगा, तो कंज्यूमर क्या करेगा, 20 का कैडबरी का डिमांड छोड़ के 10 का 2 मंच ही ले लेगा। क्लियर है? हाँ, तो एग्जैक्टली क्या कि हमने दो चीज देखा, तीसरा चीज क्या एडिशन हुआ मेरा, क्या कि मेरा जो डिमांड होता है वो डिपेंड करता है क्या, प्राइस के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, ठीक। सेकंड क्या डिपेंड करता है, कंज्यूमर के बजट के ऊपर, ठीक। और थर्ड हमने क्या देखा, कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार ये देख लेते थोड़ी। हाँ, in economics it is assumed that the consumer choose her consumption bundle on the basis of her taste and preference over the bundle in the budget line, ठीक। तो अपना ये भी देखता है, टेस्ट वगैरह भी देखता है, ठीक है। एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कंपलसरी गुड्स, ये मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग का तीन चीज क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना, कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड डिपेंड्स ऑन बजट, डिमांड डिमांड डिपेंड्स ऑन टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज? हाँ, अगर ये सब्स्टिट्यूट गुड, मैं बताऊं मैं बता रहा हूँ, जितना एक मैं सेकंड एक समझा। सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, ठीक है। मैं ये तीनों चीज ऊपर क्लियर है? हाँ ये तो क्लियर है। किसी को कुछ पूछना है इन तीनों चीज में, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक दूसरे क्लोज में तुम यूज कर सकते हो उसको, लाइक टी कॉफी, ठीक है, क्लियर। अगर मान लिया जाए कल को, अगर मान लो कि टी का रेट, एग्जाम्पल चाय है, ठीक है, चाय का रेट मान लिया जाए कल को 100 रुपीज से बढ़ के मान लो 150 हो जाता है, ठीक है। हाँ, अरे, अच्छा छोड़ो। हाँ, तो देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे चाय और कॉफी हो गया मेरा, ठीक है, टी एंड कॉफी। अगर मान लिया जाए कल को टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है,
क्लियर है? टी का प्राइस मान लो इंक्रीज हो गया, तो अब क्या कि अगर मान लिया जाए ऐसे ऐसा अब यहाँ पे क्या टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, लोगों के पास कॉफी है, इसलिए क्या है लोग वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे और टी का डिमांड घट जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इस केस में क्या उसका सब्स्टिट्यूट है, तो मतलब क्या जिस केस में अगर जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर सब्स्टिट्यूट है, तो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का अगर सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा उस केस में, अगर मान लो उस प्रोडक्ट का डिमांड मतलब या प्राइस मेरा इंक्रीज करता है, तो इस केस में से मान लो चाय है मेरा, ठीक है, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती का अगर मान लो प्राइस इंक्रीज कर गया तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि मेरे पास सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, कॉफी में शिफ्ट कर जाऊंगा। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, चाय का प्राइस बढ़ेगा चाय का, लेकिन डिमांड बढ़ेगा कॉफी का। क्लियर है कि नहीं? तो मतलब क्या पहला केस सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, पहला केस क्या कि अगर सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट अगर है तो क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ने पे, ठीक है, डिमांड मेरा कम हो जाएगा उस गुड्स का, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा कि मेरा डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, जैसे कॉफी का यहां हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये हुआ वैसे केस में जहां पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। क्लियर? अब ऐसा केस मान लो जहां पर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे नमक, सॉल्ट, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट है तुम्हारे पास नहीं है, तो कल को अगर सॉल्ट का प्राइस 100 रुपए भी हो जाएगा, तब भी तुम सॉल्ट का डिमांड जितना कर रहे हो आज के टाइम में उतना ही सॉल्ट का डिमांड करोगे। क्लियर? तो मतलब क्या कंज्यूमर का डिमांड जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या कि ठीक है कि प्रोडक्ट का सब अल्टरनेटिव है कि नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूट रहेगा तो डिमांड घट सकता है क्योंकि कंज्यूमर दूसरे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मान लो सब्स्टिट्यूट नहीं तो डिमांड सेम का सेम रहेगा। क्लियर है? Yes. ठीक है, तीन चीज देख लिया। आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। अब जैसे मान लिया जाए अब कोई इंसान चाय पीता है, क्लियर है, माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, ठीक है। अब मान लो कोई इंसान चाय पी रहा है, ये किसका केस देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होता है कि बहुत सारा गुड्स मिलके एक गुड्स बनाता है। एग्जांपल ले जाए चाय है, ठीक है, अब चाय ऐसे तो बनता नहीं है चाय, उसके लिए क्या चाहिए तुम्हारा, एक टाइप से दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। मान लो चाय चाय दुकान वाला क्या बिस्लरी के डब्बे से पानी बना रहा है, चाय बना रहा है, ठीक है, वाटर ले लिया जाए, शुगर ले लिया जाए, ठीक है, फिर यहाँ पे चाय पत्ती ले लिया जाए, ठीक। अब क्या है कि एक चाय बनाने के लिए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट में अच्छा है, लेकिन क्या ये सब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो उसको पूरा कर रहा है। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है, कल के रेट में अगर मान लिया जाए कि अगर मान लो कि क्या होगा कि अगर मान लो कि मिल्क का रेट इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है, तो उसके कारण क्या होगा कि चाय जो लोग पी रहा है कहीं ना कहीं उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर? उसके कारण क्या हुआ कि हमारा चाय पत्ती है, चीनी का भी डिमांड कम हो जाएगा। ये देखो, चाय पत्ती का रेट नहीं बढ़ रहा है, चीनी का भी रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट किसका बढ़ रहा है, दूध का सिर्फ रेट बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि दूध को हम अकेला यूज नहीं कर सकते ना, एग्जाम्पल, या फिर चाय पत्ती को तो अकेला यूज नहीं कर सकते। तो कल को अगर मान लिया जाए कि चाय पत्ती का रेट इंक्रीज हो जाएगा मेरा, तो उसके कारण क्या होगा, मेरा चाय का रेट इंक्रीज हो जाएगा या शुगर का रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर ये चीज? हम्म, क्योंकि वो उसका रॉ मटेरियल है, ऐसे समझो ना इसको कि भैया यहाँ इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, ये चारों क्या है, इस चीज का रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि जैसे हमने क्या समझा था कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन के बारे में कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है मेरा, तो फैक्ट्री का भी कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगा, या आउटपुट फाइनल आउटपुट का भी मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। तो वही चीज दिया है, नहीं देखना हम लोग को, आगे देखना। Amount of a good that the consumer chooses optimally depends on the price of the good itself, price of other goods। ठीक, तो हमने क्या देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, क्या देखा कि भैया कि दूसरे गुड्स के प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि चाय बना रहे हैं तो दूध के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली मार्केट के अंदर में चाय का रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कि चाय का रेट, अगर चाय पत्ती का रेट या कॉफी देख लिया जाए सप्लीमेंट्री गुड्स का केस, तो क्या होगा कि उस केस में अगर मान लो कि एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे का अगर कम है, तो कंज्यूमर वहां शिफ्ट कर जाएगा। तो क्लियर है? तो मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट उसके प्राइस पे तो डिपेंड करता है, ये करता है, लेकिन साथ में क्या होता है, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कितना है, उसको उसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका कितना प्राइस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? ये चीज एग्जांपल से हमने समझ लिया है। डाउट किसी को? ठीक है, चलो। हाँ, अमाउंट ऑफ अ गुड that the consumer choose optimally depends on the price of the good itself, the price of other goods
द कंज्यूमर इनकम एंड हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो मतलब क्या, उसका खुद का प्राइस, ठीक, दूसरे गुड्स का प्राइस, अदर गुड्स का प्राइस, ठीक ना, खुद का प्राइस, अदर गुड्स का प्राइस, फिर कंज्यूमर का टेस्ट, ठीक, कंज्यूमर का इनकम, ठीक है, वो सब पर डिपेंड करता है। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड। अब देखो डिमांड क्या होता है, जैसे एग्जांपल क्या होता है, हम लोग क्या, हम लोग जैसे मान लो एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड किसको कहते हैं समझो। अब मान लो रोड साइड में भिखारी बैठा है, ठीक, बेगर बैठा है, अगर वो सोच रहा है कि उसने एक कार को देखा, अगर वो सोच रहा है कि अरे ये कार मैं एक दिन लूंगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर वो डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड क्या कहलाएगा कि इंसान का इंटेंशन भी होना चाहिए, नीड भी होना चाहिए, विल भी होना चाहिए उस चीज लेने का, प्लस उसके पास पेइंग कैपेसिटी भी होना चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगा। क्लियर है, तभी वो कंज्यूमर कहलाएगा। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड, वो खरीदना चाहता भी है और प्लस वो अफोर्ड भी कर सकता है उस चीज को, ठीक ना। गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज कॉल्ड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। whenever any or more of these variable changes the quantity of the goods chosen by the consumer is likely to change in the value। ठीक है, मतलब क्या कि मेरा गुड्स का प्राइस, ठीक, उसके अदर गुड्स का प्राइस हो गया, जिसका सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक, कंज्यूमर का बजट हो गया, ठीक है, या उसका टेस्ट हो गया, इनमें से अगर कुछ भी चीज चेंज होगा, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि अल्टीमेटली मेरा ऑल ओवर डिमांड में चेंज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? हेलो, इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, मैंने ये बोला किसी भी चीज का जो डिमांड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। जैसे मान लो प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स प्रोडक्ट का जो प्राइस रहेगा उसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका डिमांड, ठीक। अगर मान लो सस्ता है तो लोग ज्यादा खरीदेगा, महंगा है तो कम खरीदेगा। उसके बाद अगर मान लो एक्स और वाई एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो वाई का प्राइस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एक्स के प्राइस पर डिपेंड किया, प्रोडक्ट मेरा एक्स है, वाई के ऊपर भी। फिर क्या कि मेरा जो एक्स प्रोडक्ट है उसका टेस्ट कैसा है, ठीक, उसमें अगर मान लो कि आज के तुम बिस्किट खा रही हो कुछ, ठीक है, या फिर मैगी खा रही हो, कल को क्या होगा, मैगी का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो नेचुरल सा बात है कि तुम मैगी का डिमांड कम करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर है? और दूसरा चीज का बजट, इनकम, ठीक, अगर मान लिया जाए किसी इंसान का इनकम है, अगर मान लो इनकम उसका इंक्रीज होता है, तो नेचुरल सा बात है वो और ज्यादा सामान यूज करेगा या फिर पुराना सामान जो उससे ज्यादा यूज करेगा। क्लियर? तो वहां पर क्या उसका डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? Demand come and the law of demand. If the price of the other goods, the consumer income and her taste are unchanged, मतलब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि कंज्यूमर का इनकम हम लोग मान लो अनचेंज है, ठीक ना, टेस्ट अनचेंज है, ठीक है, ये सब चीज है, तो सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें। खैर वो हमसे ये पूछा नहीं जाने वाला, इसलिए हटाओ इस चीज को, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, बस वहाँ पे डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज लाइकली टू बी नेगेटिव इन जनरल। जो मैंने बताया क्या क्या कि डिमांड और प्राइस वो क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब क्या, अगर एक चीज बढ़ेगा मेरा, दूसरा चीज घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर would optimally choose is likely to increase when the price of the good falls and it is likely to decrease with the increase in the price of the goods। क्लियर है? जो मैंने बताया कि अगर प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई हो जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, प्राइस अगर लो होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ना कि अगर मान लो उसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद है, ठीक है ना, तो लोग वहां पे शिफ्ट कर जाएगा, और इनकम इफेक्ट मान लो कि इनकम उसका इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो चेंज होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल यहाँ पे ये देख लो, जैसे मान लो इनकम इफेक्ट, ठीक, अगर मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉर्मली हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया कि नॉर्मली हमने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी मान लो कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है, नॉर्मल लोग क्या मानते हैं कि मान लो इनकम किसी का इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा डिमांड करेगा। यही हमने सीखा ना अभी तक कि मान लो इनकम किसी का इंक्रीज होता है तो ज्यादा डिमांड करेगा, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं हो, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ गुड्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर नॉर्मल गुड्स, एक क्या होता है नॉर्मल गुड्स मेरा, ठीक है, जैसे मान लो आलू प्याज टमाटर नॉर्मल गुड्स होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कमेगा, ठीक, अगर अगर मान लो कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर? एक मेरा क्या होता है इन्फीरियर गुड्स,
इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जैसे उसका इनकम बढ़ेगा ना, इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड घटेगा। सुनने में अजीब लगा? नॉर्मल गुड्स में क्या हो रहा था, इनकम मेरा इंक्रीज कर रहा था। अगर इनकम मेरा इंक्रीज कर रहा था तो उसके कारण क्या हो रहा था, मेरा डिमांड भी इंक्रीज कर रहा था। क्लियर है? नेचुरल से बात है ना कि मान लो कि नॉर्मल जैसे एग्जांपल लिया ड्राई फ्रूट, ठीक ना, इनकम कम है तो बंदा कम खा रहा है, लेकिन कल को इनकम इंक्रीज हो जाएगा, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएगा। क्लियर है? ये नॉर्मल गुड्स हो गया, जहाँ पे क्या होता है, इनकम इंक्रीज करने पे क्या होता है, डिमांड इंक्रीज करता है मेरा। ठीक, एक मेरा क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या एग्जांपल ऐसे ले लो, अगर मान लो कोई इंसान अभी रिक्शा चला रहा है, ठीक ना, तो शाम को जाके क्या हो रहा है, देसी ठर्रे पे बैठ के पी रहा है, ठेके पे पी रहा है। क्लियर है? तो ठेके का पे जो पी रहा है वो बैठ के, तो उसका जो वहाँ पे देसी वाला पी रहा है वो तो क्या, देसी का डिमांड उसका ज्यादा है अभी। क्लियर है? लेकिन मान लो कल को उसका लॉटरी लग जाता है, ठीक है, लॉटरी लगने के बाद क्या होगा कि वो आराम से ब्रांडेड पिएगा ना, ब्रांडेड पिएगा वो देसी वाला तो पिएगा नहीं। तो सिंपल सा आता है, क्या हो रहा है कि इस केस में उसका इनकम बढ़ने पे जो देसी का डिमांड था उसका कम हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये समझ में आया चीज? क्या हुआ? हाँ, वो ब्रांड की डिमांड बढ़ी, वो डिमांड बढ़ा, तो नॉर्मली वो तो रूल में फिट आ गया ना कि मेरा इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ा। लेकिन ये गुड्स का तो डिमांड बढ़ गया ना, क्योंकि यहाँ पे गुड्स कहीं ना कहीं इंफीरियर क्वालिटी का मान सकते हैं हम लोग। ठीक है? ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, कोई इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है। नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स जो मैंने अभी बताया एग्जांपल, ठीक है। डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशन consumer demand of a goods and its price, ठीक, quantity of a good that the consumer demand can increase or decrease with the rise in the income depending on the nature of goods। nature of goods मतलब उसका प्राइस इंक्रीज होने पे उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है गुड्स के नेचर के ऊपर। ठीक है? अगर गुड्स मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स है, तो क्या होगा कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा मेरा, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज करेगा मेरा, तो क्या होगा इस केस में, डिमांड डिक्रीज करेगा। ठीक है? normal goods, a consumer's demand for a normal goods move in the same direction as the income of the consumer। ठीक, ये नॉर्मल केस हो गया मेरा। ठीक है? तो नॉर्मली मैंने क्या बताया था, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, कंज्यूमर का अगर मान लो इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो प्राइस था ना, अब इनकम पे बात कर लेते हैं। ठीक, इनकम पे अगर मान लो इसका इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, उसका डिमांड इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल ले लिया जाए कि ड्राई फ्रूट्स ले लिया जाए, एग्जाम्पल फ्रूट्स वगैरह ले लिया जाए। अगर मान लो इनकम आज के डेट में किसी का कम है तो कम फ्रूट्स खा रहा है। ठीक है? नॉर्मल गुड्स से फ्रूट्स, अगर मान लो कल को उसका इनकम इंक्रीज होता है तो फ्रूट्स का उसका डिमांड इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है मेरा, कि अगर मान लो इनकम इंक्रीज होता है कंज्यूमर का, ठीक है, तो क्या होगा, इसके कारण डिमांड भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है? हेलो? ठीक है। A consumer demand for normal goods move in the same direction as the income of the consumer. There are some goods that which move in the opposite direction। ठीक है? तो नॉर्मल गुड्स का केस में देख लिया, क्या उस सेम डायरेक्शन में जाता है मेरा, अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। एक मेरा क्या जाता है, इंफीरियर गुड, जो मैंने एग्जांपल दिया ना वही वाला, कि मान लो कल को तुम्हारा इनकम इंक्रीज हो गया तो नेचुरल से बात है, जो लो क्वालिटी का तुम मतलब प्रोडक्ट यूज करे तो वो यूज नहीं करोगे, तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, तुम लो क्वालिटी का जो प्रोडक्ट यूज कर रही थी उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिमांड घट जा रहा है। तो इनकम बढ़ा बट डिमांड घट गया। ठीक है? as the income of the consumer increases the demand for inferior goods fall and the income decreases the demand of inferior goods increase। ठीक है? अब एक आता है मेरा गिफिन गुड्स। A rise in the purchasing power of the consumer can sometime induce the consumer of reduce the consumption of goods। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि वही डिमांड फॉर द गुड वुड बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इस प्राइस, सच अ गुड इज कॉल्ड गिफिन गुड्स। ठीक है? गिफिन गुड्स में क्या होता है, जिसका प्राइस अगर राइज करेगा, ठीक है, इनकम राइज करने पे, इनकम राइज करेगा लेकिन उसका कंजप्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? रिड्यूस हो जाएगा उससे कंपेयर में, आगे देख लेंगे जी हम लोग हाई क्लास में। ठीक है? देखेंगे। अ गुड्स कैन बी नॉर्मल गुड्स फॉर द कंज्यूमर एट सम लेवल ऑफ इनकम एंड एन इंफीरियर गुड्स। ठीक है? तो मतलब क्या होता है, मान लो कि
ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ये गुड्स जो मेरा ठीक है वो नॉर्मल गुड्स है या फिर इंफीरियर गुड्स है, कोई टैग नहीं होता है। अगर मान लो कोई पुअर फैमिली है तो उसके लिए जो नॉर्मल खाना वो खा रहा है, जो नॉर्मल खाना खा रहा है, एग्जाम्पल जो यूज कर रहा है फूड ग्रेड, वो क्या है उसके लिए कहीं ना कहीं वो नॉर्मल गुड्स है। ठीक, लेकिन वही अगर मान लो रिच इंसान है तो उसके लिए क्या होगा कि वो पुअर इंसान के लिए जो नॉर्मल गुड्स है इसके लिए वो इंफीरियर हो जाएगा। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट द कंज्यूमर यूजेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। कि अगर सब्स्टिट्यूट केस में क्या होता है, अगर मान लो उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो फिर डिमांड, उसका प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। ठीक, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड नहीं घटेगा। गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसे मिल्क हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया वो। Goods like tea and coffee are not consumed together. In fact, they are substitute for each other. Since tea is a substitute for coffee, if the price of coffee increase, the consumer can shift to tea, and hence the consumption of the tea is likely to go up. Clear? Income increases the demand for the goods at each price changes. Hence, इतना already मैंने बता दिया है चीज, ठीक है। हम जा रहे हैं कुछ नहीं डिमांड करो, वही बोला कंज्यूमर का जो डिमांड होता है ना वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। किस किस ऊपर डिपेंड करता है कंज्यूमर का डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है उसके टेस्ट के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है, उसके प्राइस के ऊपर, वो कैसे लेता है उस चीज को, नहीं लेता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही एट हायर प्राइसेस द डिमांड इज लेस, प्राइस ज्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा, प्राइस कम रहेगा डिमांड ज्यादा रहेगा, वही है मार्केट डिमांड। हाउ इज द मार्केट फॉर कंज्यूमर। अच्छा हाँ, अब क्या होता है, ये तो हमने क्या देखा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से देखा, ठीक ना, मैं और आप कैसे करेंगे, तो क्या होता है, यही क्या होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर मिला मिला के हमारा मार्केट बनता है ना, ठीक है। इंडिविजुअल कंज्यूमर मिला मिला के हमारा मार्केट बनता है। तो हाउ इन द मार्केट फॉर अ गुड देयर आर मेनी कंज्यूमर्स, द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर केटेड टुगेदर। ठीक, तो एक मार्केट के अंदर कितना डिमांड होगा वो डिपेंड करता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हर कंज्यूमर का, ठीक है, हर कंज्यूमर का जो इंडिविजुअल का डिमांड है उसको सम अप कर देंगे तो पता चल जाएगा मार्केट का क्या डिमांड है, नहीं है, ठीक है। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर टेकन टुगेदर। इसलिए क्या होता है, कंपनी वगैरह भी जब कुछ करता है ना, इसलिए क्या होता है, सर्वे करवाता है, ठीक है, अपना मार्केट के अंदर जानने की सिचुएशन कैसा नहीं है। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड कैन बी ड्राइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, तो हर इंसान का जो इंडिविजुअल, एक पर्सन का जो इंडिविजुअल का डिमांड कर्व है उस सारे को हम सम अप कर देंगे तो हमको पता चलेगा मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है डिमांड का, प्राइस को लेकर। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मेरा, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा ये होता है कि एक इंक्रीज करेगा, ऐसे मान लो एक इंक्रीज किया, ठीक है, एक चीज, तो उसके कारण दूसरा कितना इंक्रीज करेगा, दूसरा कितना इफेक्ट होगा। जैसे रबर में खींचते हो क्या होता है, मान लो रबर को तुमने खींचा तो रबर कितना खिंचाएगा, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इससे यहाँ पर है द डिमांड फॉर अ गुड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस बट द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस चेंजेस इज नॉट ऑलवेज द सेम। मतलब क्या कि मैंने क्या बताया, देखो कि भैया प्राइस हाई है डिमांड कम रहेगा, प्राइस लो है डिमांड ज्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये कितना ज्यादा रहेगा कितना कम रहेगा वो डिपेंड करता है उसको इलास्टिसिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि अगर मान लो जी एक गुड्स है मेरा, ठीक है, उसका प्राइस के अंदर मान लो 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्लियर, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, उसका डिमांड के ऊपर क्या हुआ कि सिर्फ 10% ही डिमांड उसका चेंज हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जितना मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ उतना डिमांड तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, इलास्टिक है, उतना इलास्टिक नहीं क्योंकि उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। अब इसने नमक का केस ले लिया है, सॉल्ट का केस, तो सॉल्ट के केस में क्या होता है मेनली कि भैया प्राइस कल को अगर मान लो 50% भी इंक्रीज हो जाए बट मार्केट में डिमांड जो होगा वो कुछ चेंज नहीं होने वाला, डिमांड में कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, हार्डली 2 या 5% चेंज होगा। तो डिमांड फॉर सम गुड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू चेंज while demand for certain goods are not so responsive to price change। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि कुछ मार्केट के अंदर कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसका कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए, ठीक है, तो उसका डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है हमको। क्लियर ये चीज, जैसे प्याज हो गया एग्जांपल, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि भैया उसका प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज आया उसका डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नमक। क्लियर एग्जाम्पल से, हेलो, प्राइस इलास्टिक, हाँ, अब पता, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स। ठीक है, मतलब क्या कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज होने के बाद उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है,
मैंने मान लो 20% उसका प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर है, 20% प्राइस चेंज हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि कंज्यूमर का डिमांड कितना चेंज हुआ वो देखते हैं हम लोग, ठीक। तो खैर ये भी हमारा सिविल में इतना काम नहीं आने वाला है, खाली ये मेनली हमको पता होना चाहिए बस। वही डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स में भी इलास्टिक, अनइलास्टिक और इनइलास्टिक इन डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। मतलब क्या कि जितना मान लो 20% चेंज हुआ प्राइस में, तो हो सकता है वो 10% ही चेंज हो डिमांड में, ठीक है। या फिर मान लो 20% प्राइस में चेंज हुआ है तो उसके कारण डिमांड में 30% चेंज हो जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 20% प्राइस में चेंज हुआ है तो 20% का 20% ही डिमांड में भी चेंज हो जाए, ठीक है। मैंने जितना अंडरलाइन किया है पढ़ना है तो सिर्फ उतना पढ़ना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि जितना मैंने अंडरलाइन किया वो भी मतलब उसमें भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो कि यूपीएससी के साथ हमारा काम में नहीं आने वाला, लेकिन वो मैंने मिनिमम से मिनिमम मार्क किया है। इसलिए मैं मना करता हूँ सजेशन, पर्सनली मैं सबको बोलता हूँ भैया 12 का वो खुद से आप मत पढ़ो इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा या फिर हमारा यूपीएससी के एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही अननेसेसरी चीज है, जिसको अगर पढ़ने जाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मेंटल पीस एनर्जी सब कुछ हो जाएगा, बाद में फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे कि इकोनॉमिक्स ये है वैसा है। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस अलोंग द डिमांड हटाओ, बेकार चीज है। अब क्या क्या होता है प्राइस कैप्चर गुड्स, हाँ तो वही है कि भैया अगर मतलब डिमांड में क्या उसका चेंज आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है बहुत सारी चीज के ऊपर, जैसे एग्जांपल उस गुड्स का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है, उसका प्राइस कितना है, अदर गुड्स का प्राइस कितना है, टेस्ट कैसा है, इनकम कैसा है, वो सब के ऊपर। इन जनरल डिमांड फॉर ए नेसेसिटी इज लाइकली टू प्राइस इनलास्टिक, मतलब क्या जो बेसिक चीज है ना, जैसे नमक हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है इनलास्टिक होता है उसका डिमांड, मतलब क्या प्राइस का कोई इतना हाई हो जाए लोग खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है, इसलिए वो अनइलास्टिक होता है, ठीक है, इनलास्टिक होता है वो। और जो एग्जांपल जो लग्जरियस गुड्स होता है, एग्जांपल फ्रिज ले लिया जाए, कार ले लिया जाए, तो क्या होता है प्राइस उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम कर देते हैं उसका, ठीक है। लग्जरियस तो याद रखना लग्जरियस गुड जो होता है वो मेरा क्या होता है इलास्टिक होता है, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज करने पे कंज्यूमर का डिमांड डिक्रीज करेगा, और जो मेरा नेसेसरी चीज होता है जो बेसिक चीज होता है मतलब यूज का, वो क्या होता है इनइलास्टिक होता है, मतलब क्या उसका प्राइस का कितना ही बढ़ जाए कंज्यूमर डिमांड करेगा ही करेगा, उतना रिड्यूस नहीं होने वाला है, जैसे नमक। The demand for a good is likely to be elastic if supply is available, वही चीज हटाओ नहीं है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड रिलेटेड टू, जो मैंने वही बताया कि मतलब गुड्स का आपका प्राइस और गुड्स का डिमांड, मतलब प्राइस और डिमांड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, प्राइस और डिमांड दो के बीच में क्या होता है इनवर्स रिलेशन है, मतलब क्या अगर प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड घटेगा, ठीक है, अगर प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो फिर देखते आगे क्या बचा है, बस हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, एज अ कंज्यूमर देखा कि कंज्यूमर कैसे मार्केट के अंदर, ठीक है, डिमांड क्रिएट करता है, किस किस चीज के ऊपर उसका डिमांड डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके पहले बजट के ऊपर, ठीक है। सेकंड जो गुड्स का प्राइस है उसके ऊपर, ठीक, अदर गुड्स का जो प्राइस है जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, उसके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर है, इन सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसका। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि कंज्यूमर कैसे मार्केट के अंदर डिमांड्स को इम्पैक्ट करता है, डिमांड्स कैसे, डिमांड्स और प्राइस कैसे कैसे मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है, वहां पर हमने देखा। अगले चैप्टर में एज ए प्रोड्यूसर देखेंगे क्या कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे इम्पैक्ट करता है चीजों को। इस चैप्टर में कोई डाउट हुआ है, बोलो, कुछ पूछना है इस चैप्टर से।